हेलो गाइस। आज हम कर रहे हैं एफआरएम में हम जो टॉपिक आज चूज़ कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो देखिए गाइस, रिस्क होता है बैंक में, राइट। उसके बहुत सारे देर आर मल्टीपल रिस्क विच बैंक फेसेस। वन इज़ मार्केट, वन इज़ क्रेडिट, वन इज़ ऑपरेशनल। ये आई एम गिविंग अ वेरी हाई पिक्चर, आई एम नॉट गिविंग अ स्मॉल पिक्चर, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, जस्ट हाई लेवल पे ये 3 रिस्क होते हैं, ठीक है। मार्केट रिस्क किस कारण से होगा? जो भी मेरे मार्केट वेरिएबल्स हैं उनके मूव होने से मेरे पास मार्केट रिस्क होता है। जैसे मार्केट वेरिएबल्स हो गए एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, commodity prices, इक्विटी प्राइसेस, ये सब जो होते हैं ये होते हैं मेरे मार्केट रिस्क, राइट। अब आते हैं क्रेडिट रिस्क के अंदर। क्रेडिट रिस्क के अंदर क्या होता है? क्रेडिट रिस्क बोलता है कि मेरा जो बोरोवर है उसने मुझसे कुछ पैसे लिए एंड इट फेल टू रीपे डेप्ट। बोरोवर फेल टू रीपे डेप्ट, दैट्स कम्स अंडर क्रेडिट रिस्क। इसके अंदर बैंक टिपिकली दे यूजेस IFRS 9 एंड अदर रेगुलेशंस फॉर कैलकुलेटिंग दिस क्रेडिट रिस्क। अगला आता है मेरा ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर क्या आता है? कोई इंटरनल फ्रॉड कर लिया किसी ने एक्सटर्नल कोई साइबर क्राइम, साइबर अटैक हो गया उसके कारण, या मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके कारण, या मेरे जो फिज़िकल एसेट्स उनके कारण जो होता है वो होता है ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हाउ दीज आर ऑल हैंडल्ड। तो इन सबको हैंडल करने के लिए देयर आर बैंक के रेगुलेशंस। नाउ दीज रेगुलेशन व्हाट दे डू, ये प्रोटेक्ट करते हैं मेरे डिपॉजिटर का मनी। इफ़ यू आर हेयर एंड यू आर लुकिंग एट दिस चैनल देन यू मस्ट बी नोइंग दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू अर्न मनी, राइट। अब मुझे डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करना है, उसके मनी को, ठीक है। बैंक को ये काम करना ही पड़ता है कि वो डिपॉजिटर के मनी को सेफ गार्ड करे, अदरवाइज आपका बैंक के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। देयर इज़ अ कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम। इफ़ वी डोंट हैव दैट तो हमारा सारी चीज़ों से भरोसा ही उठ जाएगा, राइट। आप जब पैसा जा रहे हो वो आप चाहते हो सेफ हो, तो उसके लिए बैंक के ऊपर रेगुलेशंस लगती हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर दोज रेगुलेशंस? तो बैंक के पास जो मनी होता है उसको बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है कैपिटल, कि बैंक सफिशेंट कैपिटल रखे, जो ये कैपिटल हो वो सफिशेंट हो टू ओवरकम या टू ओवरकम द रिस्क जो भी बैंक फेस कर रहा है। रिस्क जो अभी हमने ऊपर पढ़े रिस्क, ये तीनों, इन सब को मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशनल, इन तीनों को सेफ गार्ड करने के लिए बैंक क्या करता है? कैपिटल रखता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक टू कीप सफिशेंट कैपिटल फॉर द रिस्क दे आर टेकिंग। अब बैंक रिस्क क्यों लेता है? वाई बैंक टेक रिस्क? सबसे पहले ये समझो, बैंक जो है उसके पास आपका मनी डिपॉजिटेड है, ये बैंक है,
इसके पास मनी है, राइट। डिपॉजिटर्स जो हैं वो अर्न करते हैं और इसमें डिपॉजिट करते हैं थिंकिंग कि ये सेफ रहेगा, राइट। अब इस मनी को बैंक क्या करता है, बैंक इसको ग्रो करता है। एंड हाउ ही डज दैट, हाउ ही ग्रोज इट, बाय टेकिंग रिस्क। नाउ जो ये रिस्क ले रहा है, ये रिस्क जो होना चाहिए वो हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। इफ इट्स नॉट कैलकुलेटेड एंड देर इज नॉट सफिशिएंट कैपिटल, तो बैंक डूब सकता है। जिससे क्या होगा, बैंक में जो आपने डिपॉजिटर्स ने पैसा रखा था उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। तो नाउ अब एक बात बताओ, बैंक को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि जो डिपॉजिटर ने पैसा रखा है उस पर बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट रेट, राइट। आपको 8% एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिलता है लेट से। तो नाउ टू गेट दैट बैंक को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, वो कहीं इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा सो दैट उसका पैसा इंक्रीज हो, बट एट द सेम टाइम वो रिस्क उसको कैलकुलेटेड लेना पड़ेगा, राइट। और ये भी देखना पड़ेगा उस रिस्क के पीछे सफिशिएंट कैपिटल है या नहीं है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल जो बैंक के पास होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल इज इक्विटी कैपिटल। Capital of banks which is most important, that is equity capital. तो जो भी बैंक को लॉसेस होंगे, लॉसेस हैव इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग इक्विटी कैपिटल। तो बैंक मस्ट ट्राई टू मेंटेन, बैंक को ट्राई करना पड़ता है टू मेंटेन एनफ इक्विटी कैपिटल टू कवर पोटेंशियल लॉसेस। अब एक्चुअली बैंक के पास जो कैपिटल होता है ना, वो तो वैसे दो टाइप का होता है। एक होता है डेब्ट कैपिटल, एक होता है इक्विटी कैपिटल, राइट। इक्विटी कैपिटल इज समटाइम्स रेफर्स एज गोइंग कंसर्न कैपिटल। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कैपिटल। मतलब गोइंग कंसर्न मतलब ये जो कैपिटल है ये मेरा एब्जॉर्ब कर सकता है लॉसेस इवन व्हेन बिजनेस इज गोइंग एज यूजुअल, ये उसको कहते हैं, राइट। ये कौन सा है मेरा, इक्विटी कैपिटल। डेब्ट कैपिटल को कहते हैं गॉन कंसर्न कैपिटल। आई विल राइट विद डिफरेंट पेन। इसको कहते हैं गॉन कंसर्न कैपिटल। क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है लॉसेस while is gone capital because it only affected by losses one bank has failed। ये तभी आएगा जब बैंक फेल हो जाएगा, ये पिक्चर में आता ही नहीं है जब तक बैंक फेल नहीं होता, ठीक है। इट ओनली कम्स व्हेन बैंक फेल। Debt capital is referred to as gone capital because it only affected by losses once bank has failed. In theory, depositors are at risk only when losses are sufficient to wipe out both equity and debt capital. जो भी डिपॉजिटर ने बैंक में पैसा रखा था, ये जो बैंक में था, यहाँ पे जो डिपॉजिटर का मनी था, ये तभी बैंक विल लॉस पे ये तभी जाएगा जब बोथ डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल बैंक लूज करेगा।
नाउ लेट्स कम टू अ डिफरेंट पॉइंट। तो अभी तक हमने क्या किया, जस्ट टू रिकैप। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिस्क करे, जो 3 निकल के आए मेन, जिसमें सबसे पहले आया मार्केट, क्रेडिट और ऑपरेशनल। फिर उसके बाद हमने करा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमने जो कैपिटल करी वो हमने टाइप, कैपिटल की टाइप्स होती है। सबसे पहली जो हमने करी वो हमने करी इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल। राइट। दूसरी जो हमने करी वो हमने करी रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक कैपिटल। रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक कैपिटल। राइट। ये 2 डिस्टिंक्शंस होते हैं कैपिटल के। ठीक है, रेगुलेटरी कैपिटल होती है जो रेगुलेटर ने कही कि भाई आपको मिनिमम कैपिटल रखनी ही रखनी है, मिनिमम कैपिटल जो मेंटेन करनी है। किसको? बैंक को, बाय रेगुलेशन। लाइक फॉर एग्जांपल आरबीआई ने दे रखी है एसएलआर, सीआरआर एंड एसएलआर, ये बैंक को मेंटेन करनी ही करनी है। ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल होती है बैंक का अपना एस्टीमेट। बैंक का ओन एस्टीमेट, बैंक का ओन एस्टीमेट ऑफ द कैपिटल इट रिक्वायर्स। ठीक है, इट इज़ द कैपिटल जो बैंक को रिक्वायर। इन बोथ द केसेस कैपिटल जो होते हैं वो एज फंड्स होते हैं, दैट आर, ये दोनों अवेलेबल हैं मेरे पास, ये दोनों आ रहे हैं जो मेरे एब्जॉर्ब करेंगे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। राइट। बैंक्स ओन इट, कैपिटल कैन बी थॉट ऑफ फंड्स टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। A common objective in calculating economic capital is to maintain high credit rating. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसको ना एग्जांपल से ही आप समझ सकते हो। अगर बैंक की इक्विटी कैपिटल है, बैंक की जो इक्विटी कैपिटल है वो है USD 4 बिलियन। ठीक है, और 1% चांस है कि 1% चांस है कि बैंक विल इनकर लॉसेस। 1% चांस है कि बैंक के जो लॉसेस होंगे वो होंगे हायर देन 4 बिलियन USD, इससे ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करेंगे? तो वी कैन से दैट इक्विटी कैपिटल इज विल बी कंसिडर्ड इनसफिशिएंट, क्योंकि हमारी इक्विटी कैपिटल 4 बिलियन है। अब रेगुलेटर भी बोलेगा और बैंक भी बोलेगा कि भाई ये तो कम है, क्योंकि 1% चांस है कि बैंक वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब डूब जाए। As earlier, regulatory capital for credit risk is designed to be sufficient to cover a loss that is expected to exceed only. तो अब जो हम ऊपर रेगुलेटरी कैपिटल और ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये चीज़ हो नहीं सकती। तो हमें हमेशा ही कैपिटल इतनी मेंटेन करनी पड़ेगी जो बैंक के लॉसेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो, ज़्यादा हो, ज़्यादा हो। बैंक के जो भी लॉसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे मेरा कैपिटल ज़्यादा हो ओवर अ ईयर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम फ्रेम पे बोल रहे हो, ओवर अ ईयर। यहाँ पे वो बोल रहा है ओवर अ ईयर, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ रेगुलेशंस पे, जैसे कि आई बेसिल कमेटी की। बेसिल कमेटी क्या बोलती है कि भाई ये 1974 में आई थी, और इसने ये बोला था, ये एक्चुअली एक फोरम है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से बैंक के रेगुलेटर्स आए और वो बात करते थे। बैंक के रेगुलेटर 1, 2, 3 अलग अलग कंट्रीज से आए कि भाई हम बैठ के डिफरेंट कंट्रीज से हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़, सो दैट बैंक जो ये कैपिटल रख रहा है, सब कर रहा है, वो सही से हो, वो करेक्ट हो, राइट। अब 1988 से पहले क्या था ना कि बैंक हर कंट्री का ओन होता था, ओन होता था कि भाई ओन एग्रीमेंट होता था कि भाई मैं ऐसे रखूँगा, मैं ऐसे रखूँगा, मैं ऐसे रखूँगा, ठीक है। अब 1988 में आया बेसिल 1। इसने जो भी मेंबर्स थे ना उन सबको कहा, बेसिल के जो भी मेंबर्स थे बेसिल के, उनको कहा कि आपको जो कैपिटल मेंटेन करना है वो उसका पैटर्न सेम होगा, सेम मैनर में होगा। मैं ये नहीं कह रही सेम कैपिटल रखेंगे, सेम मैनर में होगा। कि मतलब अगर बैंक का इक्विटी कैपिटल इतना है, बैंक का इक्विटी कैपिटल $4 बिलियन है, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक को कितना कैपिटल एलोकेट करना है एक साल के लिए अपने एक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए। अगर किसी बैंक का अगेन इक्विटी कैपिटल $5 बिलियन है, तो कितना एक्सपेक्टेड लॉस को कवर करने के लिए 1 ईयर में कितना रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। अब बेसिल कमेटी ने क्या बोला कि भाई बैंक का जो कैपिटल रखना है वो अभी जो हमने ऊपर रिस्क देखे वो दोनों के लिए रखना है, क्रेडिट रिस्क के लिए भी और मार्केट रिस्क के लिए भी, ठीक। ये बेसिल 1 में जो अमेंडमेंट हुई मार्केट रिस्क के लिए, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क अमेंडमेंट, जो 1988 में हुई थी, ठीक है। 1999 में आपका बेसिल 2 आ गया था। इस एग्रीमेंट ने क्या किया, उसने जो प्रोसीजर था, जो यहाँ पे बेसिल 1 ने जो क्रेडिट रिस्क दिया था, ये बेसिल 1 का था 1998 में, इस क्रेडिट रिस्क के प्रोसीजर को इस बेसिल 2 ने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। प्लस इसने क्या किया, इसने एक ऑपरेशनल रिस्क भी जोड़ दिया, जो अभी हमने तीनों रिस्क ऊपर पढ़े ना, वो भी इसने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। रिवाइज द प्रोसीजर, और इसमें उसने ऑपरेशनल रिस्क भी जोड़ दिया। तो अब जो मेरा टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें क्या क्या आ गया, एक मेरा आ गया क्रेडिट रिस्क, एक मेरा आ गया मार्केट रिस्क, एक मेरा आ गया ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। अब जब 2007-8 में बैंक के फेलियर्स हुए, तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो क्या करता है, बेल आउट करता है बैंक को बेल आउट करता है।
ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर दिए मेरे बेसल के रूल्स। नाउ अब ये जो क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए जो ये रिस्क हैं, इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए देयर आर मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स आर नेसेसरी टू डिटरमाइन बैंक का कैपिटल। मॉडल नेसेसरी होते हैं ये बताने के लिए कि बैंक का कैपिटल, टू डिटरमाइन कि भाई बैंक का कैपिटल कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, कुछ मॉडल्स जो होते हैं वो तो बेसल कमेटी की हैं, जबकि कुछ बैंक ने भी बना दिए। और बैंक को ये जो मॉडल्स होते हैं इनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है फ्रॉम रेगुलेटर। बिफोर दे कैन यूज इट। अब जो क्रेडिट रिस्क के मॉडल्स थे जो बेसल 1 में आए थे, ये थे, इनको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज मॉडल, जो आपकी बेसल कमिटी ने बना के दिए थे। ठीक है, द मॉडल फॉर क्रेडिट रिस्क दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर स्टैंडर्डाइज मॉडल। इसका मतलब क्या है कि मेरा एक ए बैंक है, मेरा एक बी बैंक है, दोनों का लेट से दोनों का पोर्टफोलियो सेम है। अब व्हेन आई से सेम पोर्टफोलियो, आई मीन टू से कि उनका इक्विटी कैपिटल सेम है, तो दोनों की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सेम कैलकुलेट होंगी। बेसल 1 के अकॉर्डिंग वो सेम होंगी, राइट। बैंक जो होता है वो डिटरमाइन करता है मार्केट रिस्क, कैपिटल यूजिंग इंटरनल मॉडल। ये जो मार्केट रिस्क आया ना, इसका जो कैपिटल बैंक को डिटरमाइन करना था, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड, दिस इज एक्चुअली अबाउट बैंक। कुछ बैंक के बारे में बेसिक्स हैं जो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, राइट। तो ये हो गए मॉडल्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिंग बुक वर्सेस बैंकिंग बुक क्या होती है। ये बेसिक्स कई बार इवन जो डेवलपर्स होते हैं, मॉडल डेवलपर्स, मॉडल वैलिडेटर, मॉडल यूज़र, उनको भी नहीं पता होते। एक मेरी होती है ट्रेडिंग बुक, एक मेरी होती है बैंकिंग बुक। ठीक है, जब भी मैं अपना रेगुलेटरी कैपिटल कैलकुलेट करती हूँ ना, तो मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस है ट्रेडिंग के बीच में और बैंकिंग बुक के बीच में। ठीक है, ट्रेडिंग बुक में क्या होता है, अब सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेडिंग बुक पे।
जब भी मैं बुक्स बोल रही हूँ तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तो आएंगी ही आएंगी बैंक की, ठीक है। ये वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं जो ट्रेडिंग बुक में हैं, ये बैंक होल्ड करता है ट्रेड करने के लिए मार्केट में। तो जो भी इसके अंदर होंगी उनके ऊपर क्या अप्लाई होगा, मार्केट रिस्क अप्लाई होगा और मार्केट रिस्क की कैलकुलेशंस अप्लाई होंगी। कैपिटल कैलकुलेशंस अप्लाई होंगी। ठीक है। और जो बैंकिंग बुक होती है उसमें भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तो आएंगी आएंगी। बैंक की जो मेरी बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तो आएंगी आएंगी। तो इसमें क्या होगा, बैंकिंग बुक में एसेट्स जो लाइबिलिटी आएंगी ये वो एसेट्स एंड लाइबिलिटी, लेट से बैंक का है। बैंक भी बड़ा चालाक होता है। बैंक क्या करता है ना, कोई भी छोटा सा ट्रांजैक्शन होता है तो ये बैंक के ऊपर होता है कि वो कौन सी बुक में डाले। तो बैंक वो कोशिश करता है उस बुक में डालने जहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे कम हो। डू यू सी हाउ श्रूड दे आर, कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे कम हो, राइट, ताकि उनके पास ज़्यादा कैपिटल बचे। तो इसलिए बैंक इस एम्बिग्यूटी के फ़ायदा उठाता है, लोएस्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट, और उसमें डालता है, जैसे ट्रेडिंग बुक में डाल दिया। ठीक है। ठीक, तो मैंने आपको बैंक के बारे में 3-4 चीज़ें बता दी। एक मैंने आपको टाइप ऑफ रिस्क बता दिए जो बैंक फेस करता है। देन मैंने आपको ये बता दिया कि बैंकिंग की जो रेगुलेशंस आई उसमें बेसिल मीन है जो आपको जाननी है, बेयर मिनिमम जो होती हैं वो बेसिल होती हैं। फिर मैंने आपको बैंक के मॉडल्स बता दिए, राइट, एक स्टैंडर्डाइज होते हैं, एक इंटरनल होते हैं। एंड देन मैंने आपको बैंक की बुक्स बता दी कि एक ट्रेडिंग बुक होती है और एक बैंकिंग बुक होती है। अब हम आते हैं कुछ लिक्विडिटी रेशियोज पे। अब बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में ये हुआ था कि जो बैंक लैक ऑफ लिक्विडिटी के कारण ही, बहुत सारे शॉर्टेज ऑफ कैपिटल के कारण ही बहुत सारी बैंक को प्रॉब्लम्स हुई। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स के कारण ही बैंक को मोस्टली शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होती है, राइट। एक तरह से एग्जांपल लो, बैंक ने फंड किया 5 ईयर का लोन का। एक वे है कि वो 5 ईयर का बॉन्ड कर दे सो दैट मैच्योरिटी पे उसके एसेट्स और लाइबिलिटी मैच करता है। और एक दूसरा तरीका है कि 3 मंथ का कॉमर्शियल पेपर निकाल दे। एट द एंड ऑफ 3 मंथ क्या होगा, 3 मंथ कॉमर्शियल पेपर इज यूज्ड प्रॉब्लम के कारण, लिक्विडिटी प्रॉब्लम के कारण ही लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स के कारण ही बेसल 3 आया और उसने 2 लिक्विड रेशियोज दिए। ठीक है, एक था लिक्विडिटी कवरेज रेशियो
और एक था नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। जो लिक्विडिटी कवरेज रेशो था वो क्या कर रहा था कि बैंक्स लिक्विडिटी कवरेज रेट बोलता था कि 30 डेज के लिए अगर एक्यूट स्ट्रेस हो जाए तो उसके लिए हाउ विल यू कवर। और जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशो था वो जो हमारे मैच्योरिटी होती है ना एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, उन दोनों की मैच्योरिटी जो होती है उसको लिमिट करता था, लिमिट द साइज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये काम था इनका। ठीक है, ये हो गई लिक्विडिटी रेशो। अब हम आते हैं दैट्स इट फॉर टुडे।